हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, आज मैं आपको दो टॉपिक कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। दोनों टॉपिक आपके पीजी लेवल के हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव, और एक हम पढ़ेंगे मार्केटिंग रिसर्च। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर से कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है और किन चीज़ों से प्रभावित होता है। देखो, कंज्यूमर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कई तत्वों से प्रभावित होता है। आप ओडी कार खरीदना चाहोगे पर आपके जेब में पैसा नहीं है, तो व्यवहार चेंज हो गया, आप एल्टो से काम चलाओगे। कई बार हम हमारी संस्कृति की वजह से प्रभावित होते हैं, कई बार हम समाज से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। तो कंज्यूमर बिहेवियर वो प्रक्रिया है जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के बाइंग डिसीजन पे यूज करता है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो आपका कौन सा बिहेवियर वहां पे काम कर रहा है, उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। करे के व्यवहार के आधार पे अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो पहले हम ये समझें कि उपभोक्ता किस किस टाइप के होते हैं करे के व्यवहार के आधार पे। ऐसे तो आपने मार्केटिंग में पढ़ा कि दो तरह के उपभोक्ता होते हैं, एक इंडस्ट्रियल और एक अंतिम उपभोक्ता। लेकिन करे के व्यवहार के आधार पे एक वर्ग होता है आदत नियंत्रित वर्ग। जैसे कि नाम से क्लियर है, ये वो लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले। उनको अच्छे से मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं गलत चीज पी रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, पर वो आदत से मजबूर हैं। एक थोड़े से समझदार होते हैं, कॉग्निटिव ग्रुप होता है, प्रज्ञाशील, ये विवेकशील होते हैं। ये कोई भी खरीदने से पहले उसके क्या फायदे हैं, कितना मेरा पैसा लग रहा है, उस पे ये ध्यान देते हैं, मूल्य और बचत पे ध्यान देते हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो भावनात्मक वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि वो भावनाओं की वजह से चीज खरीदते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड की छवि उसके दिमाग में सेट है, तो उस छवि को लेकर वो इतना इमोशनल है कि वो महंगी चीज भी खरीद लेगा। समझ रहे हो, ये संवेदनशील टाइप के लोग होते हैं। इससे इसको भावनात्मक वर्ग वाले उपभोक्ता कहते हैं। एक होता है संवेगी वर्ग। संवेगी वर्ग जो होता है ये ब्रांड को लेकर दिमाग नहीं लगाते, ये देखते भाई प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे अपना काम करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। इसको कहते हैं संवेगी वर्ग। तो ये तो थे कुछ उपभोक्ता के प्रकार। अब उपभोक्ता व्यवहार में एक ही टॉपिक आता है मेन कि उपभोक्ता व्यवहार को कौन से तत्व, कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो मैंने इसको 5 घटक में आपके सामने डिवाइड किया। एक आर्थिक घटक, एक सामाजिक, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यक्तिगत और एक सांस्कृतिक यानी कि सांस्कृतिक। बच्चों, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में या तो संस्कृति का आता है या मनोवैज्ञानिक का आता है। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्थिक घटक। इसके लिए प्रोफेसर मार्शल ने भी एक बात बताई थी कि मनुष्य जो होता है उसकी आवश्यकताएं जो होती है ना वो अनेक होती है, लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो उसको उसी से काम चलाना पड़ता है, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो अनेक हैं पर आपके जेब में पैसा नहीं है। तो आप क्या करोगे कि सब कम से कम पैसे में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब आपको कौन सा घटक प्रभावित कर रहा है? पैसा प्रभावित कर रहा है कि सब आपको अधिकतम संतुष्टि कहां से मिलेगी। अब आपका जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें कौन कौन से आएंगे? आपकी इनकम कितनी है, भाई जितनी चादर होगी उतने तो पैर पसारोगे। कहीं ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की तो कोई इनकम नहीं है लेकिन परिवार की है, तो पारिवारिक आय भी इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम तो होती है पर उनके ऑब्लिगेशन उसके सामने इतने सारे हैं कि वो बेचारा कुछ बचा ही नहीं पाता। अब जब बचेगा ही नहीं, जैसे मान लो आपकी सैलरी 50,000 और 40,000 का आपको लोन पे करना है, तो बचा कितना? 10। तो 10,000 ही तो खर्च कर पाओगे। तो आपको व्यय करने योग्य आय भी आर्थिक घटक में आती है। एक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है साहब, आपकी आर्थिक दशा कैसी है, आपकी आय कितनी है, व्यय कितने हैं, संपत्ति कितने हैं, दायित्व कितने, और एक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है कि आप किस तरीके से अपना जीवन स्तर यापन करना चाहते हैं। ये कुछ फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर में आते हैं। एक होता है बच्चों सोशल फैक्टर। ये आपको समाज से प्रभावित करते हैं।
ये ऐसे घटक हैं जो आपको समाज की वजह से करने पड़ते हैं। जैसे मैं हमारी बात बताऊं तो हम बढ़िया लोग हैं, जाति हमारी बढ़िया है, तो हमारे कई तरह की कुरीतियां लागू होती हैं, तो हमको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो यूजलेस है पर करना पड़ता है। तो ये समाज से प्रभावित होने वाले तत्व के, समाज कौन है? समाज आपका परिवार है, समाज आपकी संस्कृति है, समाज आपकी जाति है, समाज आपका रेफरेंस ग्रुप है, यानी कि यार दोस्त मित्रगण। उपभोक्ता व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई करता है तो वो करती है संस्कृति, यानी कि कल्चर फैक्टर जो होता है वो सबसे गहन इफेक्ट डालता है। तो ये दो फैक्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, आर्थिक और सामाजिक। तीसरा जो फैक्टर है वो है मनोवैज्ञानिक घटक। जैसा कि नाम से क्लियर है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। आप कहेंगे सर साइकोलॉजिकल फैक्ट का मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, मैंने ये देखा है कि जब बच्चे एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं तो सही आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और जब हमारे यहाँ मॉक टेस्ट देने आते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम उन बच्चों से पूछते हैं भाई क्या हो गया? बोले सर पता ही नहीं वहां क्या हो जाता है। और वो आप सबको मालूम हो वो 3 घंटे का खेल होता है, वही आपका सिलेक्शन तय करता है, पर पता नहीं एक क्या होता है, साइकोलॉजी होती है, बच्चों को एग्जाम फोबिया हो जाता है। ऐसे ही उपभोक्ता की भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक तत्व होता है। अब मनोविज्ञान को जानना बहुत टिपिकल काम है, इसलिए मैं मनोविज्ञान से जुड़े पहले शब्दों को समझा रहा हूं। सबसे पहला शब्द है सेंसेशन, यानी कि हमारे अंदर सेंस होता है, और सेंस हमको मिलता है हमारी इंद्रियों से। और इंद्रियां कौन सी है? आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। इनकी वजह से उत्तेजना जनरेट होती है अंदर, और हम उस उत्तेजना से प्रभावित होकर तुरंत कोई एक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई वस्तु देख ली, आंखों से देखी, तो आपके दिमाग को मैसेज गया यार ये चीज तेरे पास होनी चाहिए, आप उसको लेने के लिए भाग पड़ेगी। तो ये होता है एक सेंसेशन, संवेदना। एक होती है नीड, कि साहब मनोविज्ञान आपका क्यों बना? क्योंकि आपको उस वस्तु की नीड थी। नीड की अगर हम बात करें तो नीड दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो बाई बोर्न होती है, जन्मजात होती है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे कोई कहेगा साहब मेरे को खाना खाना है, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा। आपको पानी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, ये आपकी फिजिकल नीड्स है, और ये प्राइमरी है क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और सेकेंडरी नीड जो होती है ना, वैसे जरूरत नहीं है, पर आप समाज में रहते हो, समाज के लोगों को देखते हो, तो वहां से ही आपको अर्जित हो जाती है। ये आपको कहां से मिलती है? समाज से। अब अब्राहिम मास्लो ने इन आवश्यकताओं का एक क्रम बता दिया कि सब आवश्यकताओं का पदानुक्रम बताया। पदानुक्रम क्यों बताया? अब्राहिम मास्लो का भी यही कहना था कि सब मनुष्य जो है उसकी आवश्यकताएं जो है वो तो अनेक है, पर संसाधन सीमित है। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उस नीड को पूरा करेगा, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है। तो उन्होंने क्रम ही बता दिया। तो इन्होंने क्रम बताया कि साहब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, पहले वो अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा। फिजिकल नीड में क्या होगा? पहले तो आप खाना खाने का जुगाड़ करोगे कि हाँ चलो दाल रोटी खाने लग गए। फिर क्या करोगे? फिर साहब कपड़े पहने, मकान लें, ये फिजिकल नीड्स हो गई। जब ये नीड पूरी हो जाती है आपकी, तो फिर आप सुरक्षा की तरफ आ जाते हो। अब आप यहाँ पे एक अच्छे जगह पे मकान लेना चाह रहे हो, मैदानी इलाकों में मकान लोगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे। जब आपकी फिजिकल नीड और सेफ्टी की नीड दोनों पूरी हो जाती है, तो फिर आप तीसरे क्रम पे जाते हो, समाज की परवाह करने लग जाते हो कि यार समाज में रहना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे बनियों में ऐसी कुरीतियां हैं कि शादी में हम 2-2, 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बहन आई हुई थी घर पर, तो वो क्या कहती है कि अच्छा मेरी एक बिटिया है, तो मेरी बिटिया पे हाथ रख के वो क्या कहती है कि बेटा तेरे पापा सीए है, तेरी शादी तो बड़ी धूमधाम से करेंगे, तेरी शादी में तेरे पापा 5 करोड़ रुपए लगाएंगे। मैंने कहा क्यों लगाऊंगा भाई? मैंने कहा बेटा ऐसा मत करना, तू तो कोई लड़का पसंद करना और उसके साथ या तो भाग जाना या फिर तुम खुद ही कोर्ट मैरिज कर आना, मेरे 5 करोड़ तो बचे। मैंने ऐसी बात कहती तो मेरी बहन मेरे ऊपर चिल्लाने लग गई कि तू कैसी बात करता है, उल्टे ज्ञान देता है। समाज है साहब, क्या करें? तो समाज की संतुष्टि के लिए भी लोग आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फिर आदमी का ईगो शांत होना चाहिए, वो अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए पैसा खर्च करता है।
और एक जब इन सब चीजों से आदमी उभर जाता है कि साहब उसकी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, सेफ्टी भी है, समाज की भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ईगो भी शांत हो गया, तो वो आत्म संतुष्टि की तरफ चलता, आध्यात्मिक होना शुरू कर देता है। ये अब्राहम मास्लो ने क्रम बताया। तीसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो आता है मनोवैज्ञानिक में, देखो आपने दो पढ़ लिए, पहला पढ़ा आपने सेंसेशन, दूसरा पढ़ा आपने नीड्स। एक शब्द आता है बोध या धारणा। आपने देखा होगा जब मैंने मॉक टेस्ट लिए थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों पे दिए, और बहुत सारे बच्चों के इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन गलत भी हुए। तो अभी वापस ठीक कर लो इनको, मैंने सारे शब्द एक साथ लिख दिए। इन्होंने कहा साहब किसी भी आदमी का कोई परसेप्शन बनता है, जैसे अगर आपने कोई चीज खाई और वो आपको अच्छी लगी तो आपके दिमाग में एक धारणा बन जाएगी, एक परसेप्शन बन जाएगी, यार ये चीज बढ़िया होती है। और वो अच्छी नहीं लगी तो आपके दिमाग में क्या धारणा बन जाएगी कि यार ये चीज खराब होती है। जैसे मैंने बचपन में एक बार करेले की सब्जी खा ली थी, तो वो मुझे बहुत कड़वा लगा क्योंकि बनाई ढंग से नहीं थी। तो मेरे दिमाग में एक बोध बन गया, एक धारणा बन गई कि करेला तो कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद मैंने जिंदगी में नहीं खाया, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो धारणा क्या है, किसी भी व्यक्ति का जो पिछला अनुभव रहा, उस अनुभव के आधार पे उसकी जो ये 5 इंद्रियां होती है, आंख नाक कान गले, उससे जो उत्तेजना थी उसको उत्तर देता है वो कि नहीं साहब, जैसे आंखों ने कोई चीज देखी तो उत्तेजना जनरेट हुई, फिर उसको रेस्पॉन्स देता है वो पिछले अनुभव के आधार पे, उसको कहते हैं परसेप्शंस। परसेप्शन हमेशा पूर्व ग्रहण बातों का उपभोक्ता व्यवहार पर प्रभाव डालता है, यानी परसेप्शन उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है बहुत गहरे तरीके से कि सब आपका पिछला अनुभव कैसा रहा। और कोई भी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को अगर ऐसे ब्रांड मानने जाता है, जैसे आप मान लो नाइकी के जूते लेके आ गए, ठीक है, या कोई पूमा के जूते लेके आ गए और आपने उसको यूज किया, आपको कंफर्ट फील हुआ, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड बन गया। तो ब्रांड की छवि हमेशा परसेप्शन पे निर्भर करती है। तो ये एक मैंने टॉपिक कराया आपको, परसेप्शन। एक होता है बच्चों बिलीफ, यानी कि विश्वास। अब बिलीफ जो होता है ना, ये डिस्क्रिप्टिव, ये सब ध्यान रखना, वर्णनात्मक विचार है जो किसी भी व्यक्ति के मन में किसी चीज के बारे में होता है। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप पूरा वर्णन कर सकते हो, जैसे साहब आप किसी भगवान की भक्ति करते हो और उसके बारे में बहुत सारी गाथा गाने लग जाते हो, तो वो आपके मन में एक क्या बना हुआ है, बिलीफ बना हुआ है, एक वर्णनात्मक विचार है जो किसी भी वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति के मन में होता है, और ये बिलीफ ही ब्रांड की छवि का निर्माण करते हैं। भाई आपने पहले परसेप्शन लिया कि ब्रांड छवि सही है, और जब उसको यूज कर लिया तो आपका एक बिलीफ बन गया कि यार ये ब्रांड तो बहुत बढ़िया है। क्लियर है? इसके बाद में एक होता है बच्चों एटीट्यूड, जिसे दृष्टिकोण या अभिवर्ती कह सकते हैं। एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा सीखने से आता है। किसी भी व्यक्ति ने कोई काम किया, कोई प्रोडक्ट को यूज किया, तो उसका एटीट्यूड या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। किसी व्यक्ति का किसी प्रोडक्ट या सेवा के लिए अनुकूल या प्रतिकूल जो मूल्यांकन होता है, या उसकी जो फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भावनाएं होती हैं, वो एटीट्यूड कहलाती है। और एटीट्यूड अपने आप नहीं बनता, पहले आपने उसको सीखा होगा, उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा। तो दृष्टिकोण सीखी हुई प्रवृत्ति है, और एटीट्यूड एक बार बन गया तो वो फिक्स रहता है। किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। आप उसके एटीट्यूड को नहीं बदल सकते क्योंकि उसने ऐसे ही एटीट्यूड नहीं बनाया, पहले उसके मन में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, फिर उसने उसको यूज किया तो एक बिलीफ बना, और बिलीफ बनने के बाद वो एटीट्यूड बना। तो एटीट्यूड जल्दी से आप बदल नहीं सकते, लेकिन मार्केटिंग फर्म जो है कस्टमर के एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करती है। और एटीट्यूड दिशाहीन नहीं होते हैं, दिशा युक्त होते हैं। अगर आपका किसी प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड बना है तो उसका कोई कारण है। इसके बाद में बच्चों एटीट्यूड तब बनता है जब आप कोई चीज सीखते हो। तो हम पढ़ रहे हैं सीखना, और सीखते आप वो अनुभव से। आप एग्जाम दे लो, एक बार दो बार फर्स्ट ग्रेड की जिन्होंने एग्जाम दी हुई और वो अब एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें बातें समझ में आ गई। जैसे हम जब पढ़ाने लगते हैं तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर आप इतना डेप्थ में क्यों पढ़ाते हो, इतना सारा क्यों पढ़ाते हो, हम कैसे कवर करेंगे। देखो कर रहे ना कवर, कोर्स तो 15 लेक्चर में भी हो सकता है, तो फिर 4 महीने क्यों लगाते हैं हम। तो जो बच्चे एग्जाम दे चुके ना, उनको ये अनुभव हो गया कि नहीं भैया, एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना दो अलग अलग चीजें हैं। उनके अनुभव से उन्होंने सीखा, और फिर सीखने से उनके व्यवहार में क्या आ गया,
स्थायी परिवर्तन आ गया कि भैया हमको इस तरीके से काम करना है, क्योंकि उनके अनुभव ने उनको सिखाया, तो उनके व्यवहार में एक परमानेंट चेंजेस आ गया। अब सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलता है। सीखना तो कभी खत्म होता ही नहीं, रोज कुछ ना कुछ अनुभव लोगे, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहोगे। सीखने के कुछ सिद्धांत हैं जिनमें पहला आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय प्रतिक्रिया सिद्धांत, जो आप सबने फर्स्ट पेपर में पढ़ा हुआ है। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवान पावलोव। उन्होंने क्या किया, कुत्ते के गले में गंठी बांध दी। क्लियर है? सॉरी, एक कुत्ते को खाना खिलाया और पास में गंठी बांध दी। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि जब भी कुत्ते को खाना खिलाने के लिए आते थे पहले घंटी बजाते थे, तो कुत्ता समझ जाता था कि खाना आने वाला है और वो लात टपकाना शुरू कर देता था। एक दिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, खाली घंटी बजा दी, खाना नहीं दिया, तो कुत्ते ने लात टपकाना शुरू कर दिया। तो ये बात रूसी वैज्ञानिक को समझ में आई कि व्यक्ति जब कोई काम करता रहता है तो अपने अनुभवों से वो सीखता है, और इसको इन्होंने बना दिया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव। एक होता है बच्चों उत्तेजना को प्रतिक्रिया देना, स्टिमुली जो आपकी होती है, उत्तेजनाएं जो होती हैं उसको रेस्पॉन्स देना। इस सिद्धांत का विकास किया था वॉस्टन और स्टील ने, उनके द्वारा ये सिद्धांत विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज सीखता है तो उसके 4 कारक होते हैं, इन 4 कारक से वो प्रभावित होता है। सबसे पहला होता है ड्राइव, प्रेरणा। जैसे आपके अंदर से कोई चीज की आवाज आती है, यार मुझे ये काम करना है, मुझे खाना है, या यहाँ जाना है, या मेरे पास ये वस्तु होनी चाहिए। जो अंदर से आवाज आई अंतरात्मा से, और ये नॉर्मली फिजिकल नीड जैसी होती है, वो ड्राइव कहलाती है। जब तक किसी के मन में ड्राइव नहीं होगी ना, आगे का काम ही नहीं होगा। अब उस ड्राइव को ताकत दे देती है संकेत। संकेत क्या होता है, अंदर से आवाज नहीं आ रही पर समाज से सीख रहे हो, आसपास के एनवायरनमेंट से आपको संकेत मिलते हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग आप रेस्पॉन्स देते हो। तो संकेत वातावरणीय तत्व हैं जो बाहर से मिलते हैं, ड्राइव अंदर से आने वाले तत्व हैं। और फिर तीसरी चीज आती है रेस्पॉन्स। जब आपके अंदर से आवाज आ गई, बाहर से आवाज आ गई, तो फिर आप क्या करोगे, उस वस्तु को खरीदोगे, तो उसके प्रति आप रेस्पॉन्स दोगे। क्लियर है? और रेस्पॉन्स दिया यानी कि आपने खरीदा, उसको यूज किया और वो आपको ठीक लगा, आपके अनुभव अच्छे रहे, तो क्या होगा, इसको री इन्फोर्समेंट कहते हैं। यानी कि जब आपका रेस्पॉन्स सही रहता है तो वो इसको रिपीट परचेज करता है। इसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट, कि जब रेस्पॉन्स पुरस्कृत होता है तो री इन्फोर्समेंट होता है। अब ये दोनों तरीके का हो सकता है। मान लो कोई प्रोडक्ट आपके अंदर से आवाज आई, समाज भी कह रहा आपने लेके आ गए, पर वो आपके काम नहीं आया, आपने कहा तो बेकार ही पैसा खर्च कर दिया, तो ये नकारात्मक हो गया। इसलिए रीइंफोर्समेंट सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो ये तत्व था आपका सीखना, लर्निंग। इसके बाद में देखो साइकोलॉजिकल में मैंने कितने सारे तत्व बता दिए आपको। सबसे पहले क्या सिखाया आपको कि साहब किसी भी व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक बात है वो संवेदना होती है, सेंसेशन होते हैं, फिर उसकी नीड्स होती है, फिर उसका परसेप्शन होता है, फिर उसके अंदर एक बिलीफ पैदा होता है, फिर एक एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड सीखने से आता है। यहाँ तक की बातें हमने पढ़ ली। इसके बाद एक होता है मोटिवेशन, कि कोई भी व्यक्ति के प्रेरक तत्व होते हैं जो उसको उकसाते हैं, जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हो, अब टीचर ही बनना है तो प्राइवेट भी बन सकते हो, हमारे जैसे पढ़ा सकते हो, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है कि यार नौकरी तो सरकार की, नहीं तो बेकार की। तो सब मोटिव आ गया अंदर से, प्रेरक शक्ति आ गई, इसको मोटिवेशन कहते हैं। एक होता है बच्चों पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है, और व्यक्तित्व आपका आंतरिक और बाह्य दोनों लक्षण का पैटर्न है। हमेशा ध्यान रखना, पर्सनैलिटी किसी भी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य लक्षणों का पैटर्न होता है कि उसकी आंतरिक व्यक्तित्व कैसा है, और एक होता है कि वो समाज में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये व्यक्तित्व होता है। और जिस आदमी की जैसी पर्सनैलिटी होगी वो वैसा ही व्यवहार करेगा। इससे किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर रिएक्शन का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो वो उसकी पर्सनैलिटी है। जैसे कोई संत आदमी है तो वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी है। कोई पढ़ा लिखा आदमी है वो अलग तरीके से व्यवहार करेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी है।
व्यक्तित्व के भी कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड, और उन्होंने अपने नाम के हिसाब से एक सिद्धांत दिया, फ्रॉइडियन सिद्धांत। फ्रॉइडियन ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इन तीन तत्वों से प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति का जो मानव का मन होता है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है ईड, आईडी, ईड। ईड क्या होता है कि सहज प्रवृत्ति का घर है। सर मतलब बहुत सिंपल सी है, ये सहज प्रवृत्ति है, ये किसी से सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति में अपने आप आती है। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी ने बताया थोड़ी कि तेरे को भूख लगेगी तो खाना खाना है, ऑटोमेटिक आती है। ये स्वतः होती है, सहज प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति के मन में होती है। मास्लो ने जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बताई थी, भूख, प्यास, नींद, खाना, ये सब ईड में आते हैं। एक होता है बच्चों सुपर ईगो। ये क्या है, आपके अंदर अपने आप नहीं होती, भगवान ने नहीं दी है, ये सहज प्रवृत्ति नहीं है, ईड तो भगवान के द्वारा दिया गया है। सुपर ईगो क्या होता है, जिस समाज में आप रहते हो उसके साथ जैसे लोगों ने बिहेवियर किया है, तो समाज के साथ रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाता है वही चीज आप अपनाना चाहते हो। जैसे मैं मेरी बात करूं तो साहब एक बार की बात बताता हूं आपको, थोड़ा मजाकिया लगेगा। मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे क्या कहा, क्या मेरे लिए 2 अंडे ले आओ। मैंने कहा अंडे? मैं कहा अरे राधे राधे, क्या बात कर रही है तू, अंडे ले आऊं? बोला हाँ। मैंने कहा तू अंडे तो नहीं खाती पर तू करेगी क्या? बोला मुझे बाल धोने। मैं कहा अंडे से बाल धोने? मैं कहा ऐसे तेरे कौन से बाल सॉफ्ट करेगी जिसमें किसी मुर्गी के बच्चे की हत्या कर दे। तो साहब उसने समाज में देखा कई लड़कियां अंडे से बाल धोती हैं, किसी ने बता दिया तो उसके मन में ये विचार आ गया, ये सुपर ईगो है। उसके मन में ये बात आई समाज के साथ रहने वाले लोगों की वजह से। लेकिन मैंने कहा नहीं, मर जाएंगे पर नॉनवेज नहीं खाएंगे, ना नॉनवेज के हाथ लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक नैतिक मूल्य है, हम इसको नहीं कर सकते। तो समाज के नैतिक आचार संहिता के बारे में जब व्यक्ति का आंतरिक अनुभव होता है कि ये सही है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये सुपर इको की बात आ जाती है। और एक तो होता है मेरे जो ऑटोमेटिक सहज प्रवृत्ति से आया वो हो गया ईद, एक मैंने जो समाज से सीखा वो गया सुपर इको। और इन दोनों के बीच में होता है इगो, कि जहां मैं अपनी सहज प्रवृत्ति को भी शांत करूं और समाज को भी खुश रखूं, इसको कहते हैं इगो। और ये बताए तीनों बातें किसने? सिगमंड फ्राइड ने, फ्रॉइडियन सिद्धांत जो व्यक्तित्व के सिद्धांत में आते हैं। इसके बाद में क्या, फ्राइडियन ने दोबारा से इस सिद्धांत को मॉडिफाइड किया और उसको नाम दिया न्यू फ्राइडियन थ्योरी। इन्होंने कहा सब मनुष्य जो है वो समाज का अंग है, इस समाज में रहता है तो समाज से प्रभावित होगा ही होगा, और सामाजिक जैसे उसके संबंध होंगे उसके व्यक्तित्व के निर्माण में वही काम आएंगे। सर आप समझाओ उसको थोड़ा सा। देखो सीधी सी बात है, काले के साथ रहोगे तो काले हो जाओगे। आपने बचपन से पढ़ाई कि संगत का असर पड़ता है, आप समाज में जैसे लोगों के साथ रहते हो आपकी पर्सनैलिटी उस अकॉर्डिंग हो जाती है। ये न्यू फ्राइडन थ्योरी बताया। साथ ही साथ एक इन्होंने बताई ट्रेड थ्योरी, कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके गुणों पर आधारित होता है, उसमें जैसे गुण होंगे उसका व्यवहार वैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका व्यक्तित्व। ये हम पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक के शब्द। तो एक होता है व्यक्तित्व, और इन्हीं शब्दों पे मैंने क्वेश्चन बनाए थे सारे। व्यक्तित्व के बाद एक शब्द है सेल्फ कंसेप्ट। हर व्यक्ति का खुद के बारे में एक सोच होती है कि वो कैसा व्यक्ति है, कैसा इंसान है। हर व्यक्ति के मन में एक राम होता है, तो वो अपनी आत्म छवि क्या दिखता है। जैसे आप मेरी बात करें तो साहब मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा काम कर लूं जहां मुझे अपने आप को जवाब देना पड़े, और ये आत्म छवि होती है। तो आप ऐसी कोई चीज भी नहीं खरीदने वाले, जैसे हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे अंदर मेरे को छवि है कि मैं शाकाहारी हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये कुछ मैंने शब्द बताए जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर से जुड़े हुए थे। अब उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट तत्व है पर्सनल फैक्टर।
पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। अब पर्सनल में क्या आएगा, फैमिली लाइफ साइकिल, ध्यान रखना, फैमिली इनकम नहीं, फैमिली भी नहीं, फैमिली लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ये ऐसी होती है जो हर व्यक्ति के साथ होती है। आप कहेंगे सर मतलब, देखो जब आप अनमेरिड होते हो तब आपके कार्य करने का व्यवहार अलग होता है, तब आप ज्यादा विवेक से काम नहीं लेते, फिजूल खर्चियां करते हो। लेकिन जब आप मैरिड हो जाते हो तो आप अपने से ज्यादा अपने बच्चों पे खर्च करने की सोचते हो, अपने परिवार के लिए सोचना शुरू करते हो। जब आप बूढ़े हो जाते हो तो खुद के बारे में सोचना बंद करके अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू करते हो। तो ऐसे कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं। ऐसे डेमोग्राफिक फैक्टर के, आप पुरुष हो महिला हो, आपकी एज क्या है, ऐसे ही आपका इनकम पर्सनल फैक्टर है, ऐसे ही आपकी लाइफ स्टाइल, और इसी तरीके से आपका एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जो है वो पर्सनल फैक्टर है। उस अकॉर्डिंग आपका क्रय व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है। और एक है सांस्कृतिक घटक, इसमें तो मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा और मैंने इस पर बहुत क्वेश्चन दिए थे कि उपभोक्ता व्यवहार पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है तो आपकी संस्कृति का पड़ता है, आपके कल्चर का पड़ता है। वो पुरानी कहावत है ना, जैसा देश वैसा वेश। जिस तरीके के लोग आपके साथ जुड़े हुए आप उसी तरीके से प्रभावित होते हो। तो बच्चों ये मैंने आपको उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व बताए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाइंग प्रोसेस, क्रय की प्रक्रिया। कि कोई भी अगर कस्टमर कोई वस्तु खरीदता है तो बच्चों जो बाइंग प्रोसेस है, बाइंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी उपभोक्ता अगर कोई वस्तु खरीदता है तो सबसे पहले वो अपना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चेक करता है कि उसे नीड है या नहीं है। तो कई बार एग्जाम में आता है कि किसी भी उत्पाद के क्रय की प्रक्रिया का प्रथम कदम क्या है, तो पहला कदम होता है नीड को रिकॉग्नाइजेशन करना कि उसे आवश्यकता है या नहीं है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी वो कोई चीज खरीदेगा ही नहीं। उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे उसकी उसकी कितनी अवेयरनेस है, और उसके बाद उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो फिर वो मार्केट में सर्च करेगा कि इस प्रोडक्ट की कितने अल्टरनेटिव्स हैं, फिर सारे अल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन करेगा और फाइनली वो परचेज डिसीजन लेगा। और परचेज डिसीजन के साथ बाइंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। परचेज करने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है ये भी बाइंग प्रोसेस का एक पार्ट है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक शब्द आता है बच्चों आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति। ये शब्द क्या है, देखो कई बार आप जब कोई वस्तु बाजार में खरीदने जाते हो तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बाजार में कई ब्रांड अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं कल की बात करता हूँ, मेरे ससुराल में फ्रिज लाना था तो साहब फ्रिज देखने के लिए गए तो वहां पर एलजी, सैमसंग, बॉस, कई तरह के ब्रांड्स थे। तो हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा ब्रांड सही है और कौन सा नहीं है। इसको कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति, कि संज्ञान नहीं है कि हमें करना क्या है, असंगति हो गई। उपभोक्ता द्वारा बाजार में उपलब्ध अनेक ब्रांड में से किसी एक को चुनने में अगर कठिनाई आती है, और ऐसा कब होता है जब कोई प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर बहुत कम कीमत है तो आदमी इतना दिमाग नहीं लगाता, कोई भी ब्रांड उठा के ले आएगा। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में नया आया तो वो दिमाग लगाता है कि यार नया प्रोडक्ट आया, ब्रांड तो कहीं है पर कौन से का सही है मालूम नहीं, अनेक ब्रांड उपलब्ध हो और उपभोक्ता को उसकी जानकारी होनी, और खरीद का निर्णय उसके लिए महत्वपूर्ण है कि यार बार बार डिसीजन लेंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में उसके मन में ये भ्रांति उत्पन्न होती है और कंपनियों को ये समझना चाहिए और ये भ्रांति उपभोक्ताओं की दूर करनी चाहिए। इसको कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति। अब कुछ मॉडल हैं उपभोक्ता व्यवहार के जो हमको पढ़ने हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ मॉडल्स हैं। एक ट्रेडिशनल मॉडल है, एक जो प्रेजेंट में आ गए वो मॉडल है। ट्रेडिशनल मॉडल में देखो आपने मेरे से तीन चार तो पढ़ लिए, जो फैक्टर थे वही मॉडल है। आर्थिक मॉडल आपने पढ़ लिया, मार्शल ने दिया कि मनुष्य की आवश्यकता अनेक है, संसाधन सीमित है, तो वो अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने की कोशिश करेगा। सीखने का मॉडल आपने रूसी पावलोव वाला भी देख लिया। आपने ये भी देखा कि साहब कोई भी व्यक्ति अपने पिछले अनुभव से सीखता है, उसको चार टाइप में आपने बताया, ड्राइव, क्यू, ये सारी चीजें भी आपने पढ़ ली। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी सारे आपने पढ़ लिए। और सामाजिक, कि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज से वो प्रभावित होता है।
अब हमको जो पढ़ने बाकी रह गई, एक तो परंपरागत में संगठनात्मक मॉडल या हॉबेशियन मॉडल कहते हैं, क्योंकि हॉबेशियन ने इसको बताया था। और एक आजकल जो नए मॉडल आ गए, होवर्ट सेट, निकोशिया, ईकेबी और ईबीएम, इनको हम पढ़ते हैं। पहला आर्थिक मॉडल, जैसा कि मैंने बताया, इसको हम मार्शल का उपयोगिता मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि मार्शल साहब ने क्या कहा कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं सीमित है लेकिन संसाधन सीमित है, इसे वो कम से कम लागत में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। सामाजिक मॉडल या बेबलियन मॉडल भी कह सकते हैं इसको, हॉबेशियन बेबलियन मॉडल भी कह सकते हो। इसके प्रतिपादक थे थॉर्स्टीन वेबलेन। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। सर पशु क्यों है? क्योंकि मनुष्य भी क्या करता है, सुबह उठता है, कमाता है, खाता है, सो जाता है, लेकिन वो समाज में रहता है, समाज के लिए करता है। तो मनुष्य की जो भी आवश्यकता है, इच्छा है, व्यवहार है, वो किससे प्रभावित होती है? समाज से। इसलिए इसको सामाजिक मॉडल कह दिया गया। संगठनात्मक हॉबेशियन मॉडल जो है, ये क्या कहता है कि ये ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो खुद के लिए वस्तु का क्रय नहीं करते, संगठन के लिए करते हैं, तो उसको संगठनात्मक मॉडल कहा गया। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो संगठन के लिए क्रय करता है वो दो चीजों से प्रभावित होता है। एक तो व्यक्तिगत प्रेरणा कि वो संगठन के हितों को इग्नोर करके खुद की रिश्वतबाजी लेके खुद का हित देखना शुरू कर देता है, और एक होता है विवेकपूर्ण प्रेरणा कि वो संगठन को सर्वोपरि मानता है, संगठन के हितों पे ध्यान देता है, खुद के व्यक्तिगत हितों को त्याग देता है। इस तरीके के मॉडल आए आपके ट्रेडिशनल। अब मॉडर्न जो मॉडल है, इनमें सबसे पहला मॉडल है हॉवर्ड सेट मॉडल। इसके प्रतिपादक जो थे वो थे जॉन हॉवर्ड एंड जगदीश सेठ। इसको हम मशीन मॉडल भी कहते हैं, ध्यान रखना। हॉवर्ड सेट मॉडल को क्या कहते हैं? मशीन मॉडल भी कहते हैं। मशीन क्यों कहा? क्योंकि मशीन के साथ एक चीज है, इसमें एक प्रोग्राम फिक्स है। जैसे कोई मिक्सी ले आओ, मशीन है, मिक्सी है, वो हमेशा क्या करेगी? वो जूस बनाएगी, पीसेगी बस। तो वो रिपीट होता है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार भी दोहराव वाला होता है। अगर उसने कोई चीज खरीदी, वो उसको अच्छी लगी, तो वो उसको बार बार रिपीट करता है, इसलिए इसको मशीन मॉडल कहते हैं। अब इस मॉडल की खास बात क्या हो गई? वो रिपीट क्यों करेगा? जब वो सीखेगा। सीखेगा कब? पिछले अनुभव से। इसे सीखने के मॉडल पर आधारित है। ये मान के चलते हैं कि कोई भी आदमी ऐसे हवा में नहीं खरीदता, बहुत लॉजिकल, एक रेशनल एक्सरसाइज है, सोच समझ कर खरीदता है। और क्रय जो होता है वो ऐसे रैंडमली नहीं होता, सोच समझ कर होता है। ऐसा इस मॉडल ने मान लिया, क्योंकि मशीन भी ऐसे रैंडमली नहीं चलती। इस मॉडल के तहत हमको क्या क्या निर्णय लेने पड़ते हैं, उसके 3 स्तर हैं। इस मॉडल ने कहा कि कोई भी उपभोक्ता क्रय करने के लिए 3 स्तर पे निर्णय लेता है। पहला, व्यापक समस्या समाधान। जैसा कि नाम से क्लियर है कि उपभोक्ता को ये मालूम ही नहीं है कि मैं कौन सा ब्रांड खरीदूं, क्या खरीदूं, उसकी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में शून्य है, ब्रांड की कोई जानकारी नहीं है, तो वो बहुत सोचने में लग जाएगा। तो क्रय की स्पीड यहाँ पे क्या होगी? धीमी होगी। एक कुछ ऐसे उपभोक्ता होता है मेरे जैसे, जो एकदम अनाड़ी भी नहीं है तो ज्ञानी भी नहीं है, इनके पास में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। और आजकल तो सारे इसमें आ गए, क्योंकि व्हाट्सएप देवता ने इतने ज्ञान तो दे ही दिए, यूट्यूब पर इन सब में तो इतने ज्ञान आ ही गए लोगों के पास। तो सीमित समस्या समाधान मतलब ब्रांड की जानकारी पर पूरी नहीं, आंशिक है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, पर एकदम हाई नहीं होगी, मध्यम होगी। और एक होता है नियमित, कि साहब आप उस ब्रांड को रेगुलर यूज कर रहे हो, आपके दिमाग में उसकी अच्छी समझ है, ब्रांड को आप अच्छे से समझ चुके हो, तो जाओगे तुरंत खरीद के ले आओगे। और यही मशीन मॉडल है कि साहब अगर आप इस रूटीन रेस्पॉन्स पे आ गए तो उपभोक्ता इसको बार बार दोहराएगा, इसलिए इसको मशीन मॉडल कहते हैं। ये था हॉवर्ड सेट मॉडल। दूसरा निकोशिया मॉडल। निकोशिया मॉडल जो है वो किसने बताया था? ये बताया था फ्रांसिस्को निकोशिया ने 1966 में बताया। इसे हम सिस्टम मॉडल कहते हैं। और सिस्टम जो भी होता है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको कोई इनपुट दोगे, वो उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। इस तर्ज पे इसको इन्होंने सिस्टम मॉडल कह दिया। इन्होंने कहा साहब उपभोक्ता का जो व्यवहार है वो एक तरह का सिस्टम मॉडल है। इनपुट के रूप में उसके मन में क्या आती है? उत्तेजना। और आउटपुट के रूप में वो अपना व्यवहार दिखाता है। आप जो भी व्यवहार करते हो आपकी उत्तेजना से प्रभावित होकर करते हो। इसको संघर्ष मॉडल भी कहते हैं। संघर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले वो खुद ही संघर्ष करता रहता है उपभोक्ता कि मेरे को कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करना है, उसके लिए वो संघर्ष करता है, इसलिए इसको संघर्ष मॉडल भी कहते हैं। एक है साहब ईकेबी मॉडल। ईकेबी इसलिए नाम दिया क्योंकि इसके प्रतिपादक थे एंजल, कॉलेट और ब्लैकबर्न। इन्होंने मनुष्य को
सिस्टम का ही पार्ट माना। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके मस्तिष्क में जो जानकारी आती है वो ऐसे प्रोसेस होती है, ये सिस्टम का पार्ट है। आपके दिमाग में कोई जानकारी आती है तो आप प्रोसेस कैसे करते हो कि आपका उस चीज को लेकर क्या एटीट्यूड है, आपका खुद का कैसी पर्सनैलिटी है, आपके पिछले अनुभव क्या रहे, उस वस्तु के बारे में पहले से आपको क्या जानकारी है और आप अपने अनुभव से क्या सीखी, इस सारी चीजों को मिलाकर आप वस्तु का क्या करते हो, प्रोसेस करते हो। तो बच्चों देखो ये बात समझ में आई आपके, ये मॉडल क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता जो होता है उसके मस्तिष्क में जो भी जानकारी होती है उसको वो प्रोसेस कैसे करता है। आपके दिमाग में कोई, मान लो सर्जन इंस्टीट्यूट को लेकर आपको कोई जानकारी है, ठीक है, कि भाई ऐसे कॉमर्स का एक इंस्टीट्यूट है, हमको यहाँ तैयारी करनी है, तो फिर सबसे पहले आप अपना खुद का एटीट्यूड देखते हो। अब हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते क्योंकि वो देखते हैं यार इतना इतना हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो उनका वो एटीट्यूड है। फिर इसके बाद में वो अपनी पर्सनैलिटी देखते हैं कि यार मैं किस लायक आदमी हूँ, मुझे क्या करना है, किस लेवल पे पढ़ाई करनी है। उसके बाद में उसका पिछड़ा अनुभव भी होता है कि साहब आपके कोई, आप खुद भी पढ़ के गए हो या आपके कोई दोस्त पढ़ के गए हैं, पूर्व संग्रहित आपकी जानकारी है। और कई बार क्या होता है, आप मान लीजिए पढ़ के गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आपका अनुभव अच्छा रहा, तो ये सब जानकारी के हिसाब से आप अपने आप को प्रोसेस करोगे, इसलिए सिस्टम का पार्ट हो गया। अब चूंकि मनुष्य की जो क्षमता है ना प्रोसेसिंग करने की, वो बड़ी सीमित है, वो भूल जाता है चीजों को, अनुभव लेके भी भूल जाता है। इसलिए मार्केटिंग कंपनियों को उसके दिमाग में तरोताजा रखनी पड़ती है, ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ये कंज्यूमर बिहेवियर आपका कंप्लीट हो गया। तो एक चैप्टर मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया, कौन सा, कंज्यूमर बिहेवियर। आपके सिलेबस में जो पूरा नाम है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव। तो जिसने कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया तो बाइंग मोटिव में क्या है भाई, बाइंग मोटिव क्या है, आप कोई भी वस्तु क्यों खरीदते हो, प्रेरणाओं से प्रेरित होके। आपको प्यास लगी इसलिए आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली, आपको भूख लगी इसलिए आपने खाना खा लिया। अब ये प्रेरणा आपकी आंतरिक इच्छा है, भावना है, जो आपको प्रेरित करती है कि वस्तु को खरीदो। इसमें ज्यादा कुछ कभी क्वेश्चन आते भी नहीं है। अब क्रय प्रेरणा के कुछ प्रकार मैंने दिए हैं। जैसे पहला है, मेल्विन एस हेटविक ने क्रय प्रेरणा दो प्रकार की बताई। इन्होंने का एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, जो आपने उपभोक्ता व्यवहार में भी पढ़ा। प्राइमरी व्यक्ति में जन्मजात होती है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसको सिखाने की जरूरत थोड़ी है, ये तो जन्मजात है, जीवित रहना चाहते हो इसलिए आप खाओगे। द्वितीयक जो होते हैं ये आपके जन्मजात नहीं होती, ये समाज से आई है, ये वातावरण से उत्पन्न हुई है। मेल्विन ने सेकेंडरी जो मोटिवेशन बताया, बाइंग मोटिवेशन, वो बताई नो। कौन सी नो है, ये नाम है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, वहां वस्तु खरीदना चाहता है जहाँ सौदेबाजी हो, बार्गेनिंग हो, जहाँ प्रॉपर सूचना हो। कुछ मेरे जैसे हैं जहाँ साफ सफाई हो, वहीं पे जाके चीज खाएंगे पिएंगे, जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़े, जहाँ उसको सुविधा मिले, जहाँ उसको, कई बार क्या होता है हम प्रेम और स्नेह से प्रभावित होकर भी चीजें खरीदते हैं। कई बार हम सुंदर दिखना चाहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कई लोग मितव्यता चाहते हैं, कंजूसी के साथ काम करने चाहते हैं। कई लोग तो उत्सुकता में खरीद लेते हैं। तो ये गौण प्रेरणाएं हैं। एक है बच्चों किक पैट्रिक ने क्रय प्रेरणा के तीन भाग बताए कि साहब क्रय प्रेरणा तीन टाइप की होती है। पहली बताई इन्होंने शारीरिक या भौतिक, कि साहब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चीजें खरीदता है। कुछ ने कहा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, और कुछ ने कहा सामाजिक। तो किक पैट्रिक ने क्रय प्रेरणा को तीन भाग में डिवाइड किया। एल्फ्रेड ग्रोस ने भी तीन क्रय प्रेरणा बताई कि व्यक्ति भावनाओं की वजह से, आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज लेके आ रहे हो, किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, ये इमोशनल बाइंग होती है। एक आदमी सोच समझकर चीजों को खरीदता है तो विवेकपूर्ण, एक आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने संरक्षणात्मक के लिए चीजों को खरीदता है। तो ये एल्फ्रेड ग्रोस ने बताई। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये आपका एक चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव। इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक छोटा सा पीजी लेवल का चैप्टर है, 5-7 मिनट का चैप्टर है, ये भी कंप्लीट करा देता हूं। इसका नाम है मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग एनालिसिस। ठीक है, देखो क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या है कि कोई भी मार्केटिंग करने वाले लोग क्या प्रोडक्ट बनाएं, क्या प्राइस रखें, कंज्यूमर को क्या पसंद है, पहले उसकी रिसर्च करते हैं। तो जो भी मार्केटिंग से संबंधित समस्याएं आ सकती है, उसका अगर आप साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हो तो ये मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है
मार्केटिंग की प्रॉब्लम का साइंटिफिक स्टडी करना मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च करके अल्टीमेटली आपके पास में क्या आएगी, इंफॉर्मेशन कि सब उपभोक्ताओं को ये प्रॉब्लम आती है, ये इसका समाधान है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विपणन अनुसंधान का अंतिम परिणाम क्या है, सूचना। भाई रिसर्च करके क्या आएगा आपके पास में, एक इंफॉर्मेशन आएगी। और ये कोई हवा में नहीं होता, एक बाकायदा उद्देश्यपरक इंक्वायरी है। बाजार में जाता है कि पूछताछ करते हो, पर उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये रिसर्च आप किसके साथ करोगे, ग्राहक के साथ। ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, इसलिए ग्राहक और मार्केटर को जोड़ती है। और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हवा में नहीं होती, स्टेप टू स्टेप काम होता है। सिस्टमेटिक क्यों कहा है, क्योंकि अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बाजार या विपणन अनुसंधान के स्टेप्स बताओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट में रिसर्च स्टार्ट करने से पहले समस्या को समझेंगे कि सब प्रॉब्लम आखिर क्या है। फिर हम उस स्थिति का विश्लेषण करेंगे कि हम किस स्थिति की वजह से समस्याओं को देख रहे हैं। फिर एक फॉर्मल क्या करेंगे, हम इनफॉर्मल एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक बार पहले पता करते हैं कि वाकई में समस्या है या हमको लग रहा है। जब हमको समझ में आ गया कि समस्या है, तो उसके वैकल्पिक समाधानों पर विचार करेंगे। फिर हम एक पूरे रिसर्च प्लान डेवलप करेंगे। जो भी हमारे पास में सोर्स होंगे उनकी जांच करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करेंगे जहां से हमको मिल सकते हैं, सूचनाएं इकट्ठी करेंगे। जो सूचना आई उनको एक सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करेंगे, उन आंकड़ों की प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद उनका विश्लेषण करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। और वो जो रिपोर्ट है वही अनुसंधान का अंतिम परिणाम है, यानी कि सूचना। फिर हम उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट को फॉलो अप करेंगे। तो ये कुछ आपकी स्टेप टू स्टेप प्रोसेस हो गई। इस प्रोसेस में आपने एक चीज देखी कि अगर आपको रिसर्च करनी है तो आपके पास में आंकड़े होने चाहिए, सूचना होनी चाहिए। आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसके स्रोत होते हैं दो। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक मतलब आपके संगठन में होंगी, और बाह्य मतलब बाहर से लेने। अब बाह्य में भी दो टाइप होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत का मतलब कि भैया खुद ही कुआं खोदो और खुद ही पानी पियो, अर्थात अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, पहले से ये कलेक्टेड नहीं है। मार्केट में बिल्कुल नई रिसर्च हो रही है, पहले से कोई कॉपी पेस्ट करने वाला आपके पास में सिस्टम नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, आप जाओगे बाजार में, ऑब्जर्व करोगे लोगों को कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, कुछ सर्वे करोगे, पहले की हिस्ट्री चेक करोगे। ये सब चीजों के बेसिस पे आप खुद ही आंकड़े जुटा रहे हो। ये प्राइमरी आंकड़े एकत्रित करने की विधि है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाजार अनुसंधान में आंकड़ों का जो प्राथमिक स्रोत है वो कौन सा है, ये स्रोत है। ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, सर्वे करना, हिस्टोरिकल करना। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बस आपको तो इकट्ठा करना है। यानी कि किसी ने रिसर्च कर रखी है, उसने डेटा पब्लिश करे होंगे, न्यूज़पेपर होंगे, सांख्यिकी विभाग होगा, वहां से उठा लो, उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। ये था आपका मार्केटिंग रिसर्च। जैसे मार्केटिंग रिसर्च एक शब्द है, वैसे है बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च आपके कोर्स में नहीं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि दो तरह की बिजनेस रिसर्च होती है, एक बेसिक या प्योर, और दूसरा होता है अप्लाइड। जब हमको समस्या को पहचानना है कि हमारे बिजनेस में समस्या क्या आ रही है, तो वो बेसिक रिसर्च हो गई। और जब हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो ये अप्लाइड हो गई। क्लियर है? तो दो तरह की बिजनेस रिसर्च हो गई। अब आ जाओ मार्केट रिसर्च। ये बिजनेस रिसर्च था, अब अपन कर रहे हैं मार्केट का रिसर्च। मार्केट के रिसर्च के टाइप सुनते जाओ। एक होता है क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च, हमको इसमें गुणों से मतलब नहीं है, हमको आंकड़े इकट्ठे करने, चाहे वो क्वालिटी वाले हों चाहे नहीं हो। आंकड़े डेटा जो भी होंगे वो फिगर्स में होंगे, इसलिए इसको हार्ड डेटा कहते हैं। एक इससे जस्ट उल्टी है क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च। इसमें क्या होता है, हमको संख्या नहीं चाहिए, हमको गुण चाहिए कि सब उपभोक्ताओं की धारणा। अब अनुभव का अंकों में कैसे व्यक्त करोगे, उपभोक्ताओं की धारणा क्या है, अनुभव क्या है, उनकी अपेक्षा क्या है, इस टाइप की सूचना होती है, इसलिए इसको सॉफ्ट डेटा कहते हैं। और ये रिसर्च जब भी किसी उपभोक्ता की भावना को, प्रेरणा को समझना हो तो कौन सी रिसर्च करोगे, क्वालिटेटिव। और उपभोक्ता किस तरीके से खुश होते हैं कि डिस्काउंट चाहिए उनको, क्वालिटी नहीं चाहिए, तो वो रिसर्च होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव।
तीसरी रिसर्च है खोजपूर्ण। जब हमको समस्या खोजनी है, समस्या को पहचानना है, समझ रहे हो मेरी बात कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको कहते हैं खोजपूर्ण। इसके लिए हम 4 स्टडी लेते हैं। ये केस स्टडी, एक डेमो केस स्टडी बनाते हैं काल्पनिक तरीके से कि ऐसा हो तो क्या होगा। एक पायलट स्टडी होती है, वो भी केस स्टडी जैसा ही है। और एक पूरा लिटरेचर हम बनाते हैं, पूरा एक इतिहास लिख देते हैं उनके ऊपर, और सेकेंडरी डेटा से हम चीजें उठाते हैं। इस तरीके से हम समस्या को पहचानने की कोशिश करते हैं। एक होता है साहब डिस्क्रिप्टिव खोज। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसमें समस्या तो मालूम चल गई, पर समस्या किन किन तत्वों की वजह से है, उन चरों का वर्णन जहां होता है तो ये वर्णनात्मक खोज हो गई। इसमें पूरी प्रॉब्लम को डिटेल में डिफाइन कर दिया जाता है, इससे इसको वर्णनात्मक खोज कहते हैं। और एक जब हमको क्या कारण की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है इसका मेजरमेंट करना है, तो ये होता है कैजुअल रिसर्च। तो 5 तरह की मार्केटिंग रिसर्च हो गई, मात्रात्मक, गुणात्मक, खोजपूर्ण, वर्णनात्मक और कारण अनुसंधान। लक्षित बाजार के आधार पर, लक्षित बाजार क्या होता है जिसको हमने टारगेट किया। मार्केटिंग रिसर्च के 2 टाइप हैं, एक बिजनेस टू बिजनेस और एक बिजनेस टू कस्टमर। अगर आपका टारगेट दूसरा बिजनेस है तो बिजनेस टू बिजनेस, टारगेट अगर कस्टमर है तो बिजनेस टू कस्टमर। ऑब्जर्वेशन के आधार पे जब आप मार्केट में प्राइमरी आंकड़े इकट्ठे करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो लोगों को। जब आपने लोगों को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उसके आधार पे जो रिसर्च होती है, एक होती है नरवंश विज्ञान। ये क्वालिटी वाली है क्योंकि आप उनके अनुभव को देख रहे हो, उनकी धारणाओं को देख रहे हो, और ये सामाजिक पहलू का अध्ययन करते हो कि लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। एक क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो। इसमें आपको क्वांटिटी से मतलब है कि मैं 20 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। एक कृत्रिम वातावरण बनाओगे और एक चर की स्टडी करोगे, इसलिए ये मात्रात्मक है और ये गुणात्मक है। एक होता है बच्चों आपका सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी में क्या होता है कि आप गुणों पे ध्यान देते हो, जो ऑलरेडी लोगों के डेटा उपलब्ध है उसी से आप काम चलाते हो। एक आखिरी टॉपिक आता है बच्चों मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च में क्या अंतर है। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक समझ लेते हैं। विपणन अनुसंधान और बाजार अनुसंधान को एक समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च तो पूरी मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है। इसमें प्रोडक्ट की भी होगी, प्राइस की भी होगी, प्लेस की भी होगी, प्रमोशन की भी होगी, उपभोक्ता के व्यवहार को भी स्टडी करेंगे। लेकिन जब बाजार के अनुसंधान करते हो तो एक पर्टिकुलर बाजार में जो आपका प्रोडक्ट है, किसी प्रोडक्ट की क्या प्रॉब्लम आ रही है वो रिसर्च करते हो तो वो मार्केट रिसर्च हो गया। और पूरी मार्केटिंग की समस्या का अध्ययन करते हो तो मार्केटिंग हो गया। तो बताओ बड़ा कौन हुआ, इसका स्कोप क्षेत्र जो है वो बड़ा हो गया और इसका सीमित हो गया। इसमें कई पहलुओं का अध्ययन होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यहाँ सिर्फ किस पे ध्यान दिया जा रहा है, किसी विशिष्ट बाजार के उपभोक्ता पूरे मार्केट को स्टडी नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये था आपका मार्केटिंग रिसर्च और मार्केट रिसर्च, और इसी के साथ मैंने आपको 2 चैप्टर आज कंप्लीट करा दिए। एक का नाम था उपभोक्ता व्यवहार में करे प्रेरणा, और एक का नाम था आपका मार्केटिंग रिसर्च। ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से ध्यान आपको पीजी लेवल पे है। पीजी लेवल का अब तो कोर्स ऐसे डिफाइन नहीं है कि इतने क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आते थे फर्स्ट ग्रेड में, तो अभी भी इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है। कोई भी उपभोक्ता निर्णय लेगा तो सबसे पहली स्टेप क्या है, समस्या को पहचानना, आवश्यकता की पहचान करना, तो ये तो चरण है। सोचना की खोज भी चरण है। खरीद के बाद मूल्यांकन ये भी चरण है। मैंने कहा था कि क्रय निर्णय के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर भी आपका बाइंग प्रोसेस में आता है निर्णय लेने की भी, तो ये भी चरण है। हाँ, उत्पाद मूल्य का निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो चरण नहीं है। प्राइसिंग के बेसिस पे वो निर्णय नहीं लेते। क्लियर है। कुछ होते हैं प्रभावित होना अलग चीज है, निर्णय लेना अलग चीज है। नेक्स्ट, आदत या ब्रांड निष्ठा के कारण कि एक पर्टिकुलर ब्रांड आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसकी वजह से आप उत्पाद खरीद रहे हो, तो देखो इसमें कोई लॉजिक तो आप दे ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ब्रांड के लिए निष्ठावान हो, चाहे वो महंगा हो। कोई मुझे इतना महंगी, आप ये जो वॉच देख रहे हो आईफोन वाली,
अब ये सब 50-50 हजार की 30-30 हजार की वॉच आती है और बॉट कंपनी की 1000 रुपए की भी आ रही है। अब कोई पूछे साहब इसका क्या ही लॉजिक है, तो लॉजिक वाला आदमी ये लेगा ही नहीं, भावनात्मक जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, संस्कृति है नहीं, इसको कहते हैं संरक्षण प्रेरणा। जब वो आदत की वजह से या ब्रांड लॉयल्टी की वजह से खरीदता है तो उसको अपन कहते हैं संरक्षण प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कारक उपभोक्ता को प्रभावित नहीं करता? 5 कारक बताए थे जिनमें सांस्कृतिक भी था, मनोवैज्ञानिक भी था, सामाजिक भी था। ये कह रहा है कौन सा नहीं करता? राजनीतिक फैक्टर हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, वो प्रभावित करता है मार्केटिंग फर्मों को, बायर को, हमारे बिहेवियर को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप आराम चाहते हो? नहीं। क्या आपकी आदत है पॉलिसी खरीदने? नहीं। क्या फैशन बन गया? नहीं। सुरक्षा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं मास्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम है, जिसने बताया था कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता होगी, फिर सुरक्षा होगी, वगैरह वगैरह। लग्जरी कार कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? लग्जरी कार खरीदना कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? शारीरिक तो नहीं है, शारीरिक तो एल्टो से भी पूरी हो जानी है। सुरक्षा लग्जरी में कोई जरूरी नहीं है, BMW का भी एक्सीडेंट होगा तो ऊपर ही जाएगा। सामाजिक आवश्यकता नहीं है, क्या है? सम्मान। क्योंकि आप लग्जरी कार से आपको लगता है कि मेरा सम्मान होगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? सम्मान की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई ग्राहक बिना किसी योजना के, बिना सोचे समझे, या उसको उसकी आवश्यकता भी नहीं है फिर भी खरीदता है, तो वो लोग कौन है? वो आवेगपूर्ण खरीदारी कहलाती है, कि वो उत्साहित होकर उत्तेजना की वजह से खरीद लेते हैं। इसको हम इम्पल्स बाइंग कहते हैं, आवेगपूर्ण क्रय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मित्र, परिवार और संदर्भ समूह से प्रभावित, तो बच्चों मित्र, परिवार, ये सब कौन है? समाज। तो कौन सा कारक हो गया? सामाजिक कारक। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण क्या होता है? आवश्यकता का निर्धारण, नीड रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ नीड तो शब्द लिखा ही नहीं, तो रिकॉग्नाइजेशन तो लिखा हुआ है ना, नीड बोल दो, समस्या बोल दो। तो राइट आंसर क्या है? 8 का C। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञानात्मक असंगति शब्द का अर्थ क्या है? बताया था आपको कि जब एक ही प्रोडक्ट के बाजार में कई ब्रांड उपलब्ध हैं तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि साहब कौन सा खरीदूं कौन सा नहीं खरीदूं, तो मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं। परस्पर विरोधी विचारों के कारण खरीद के बाद आपको असुविधाएं होती हैं, इसलिए आप संज्ञानात्मक असंगति में आ जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया C। आप कहें सर ए क्यों नहीं हो सकता? 2 ब्रांड के बीच उपभोक्ता का भ्रम, 2 नहीं अनेक ब्रांड के बीच। क्लियर है? इसलिए ए आंसर सही नहीं है, ठीक है। और ये तो हो ही नहीं सकता, ये होगा नहीं। ये है कि साहब आपके मन में कई तरह के विरोधी विचार चल रहे हैं, तो आप प्रॉपर सुविधा नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता व्यवहार में धारणा। देखो धारणा का मतलब क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? जो आपके दिमाग में सेट है, यानी कि उत्तेजनाओं को चुनने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है कि आप किस वजह से आपके अंदर ये धारणा उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता का दृष्टिकोण किससे बनता है? आपका एटीट्यूड आपके अनुभव से बनता है, आपके विश्वास से बनता है, आपकी भावनाओं से बनता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी उत्पाद के प्रति अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो वो दृष्टिकोण हुआ कैसे? और अगर दृष्टिकोण हो गया पॉजिटिव तो उसका परिणाम क्या होगा? आप ब्रांड के प्रति वफादारी हो जाएगी, आप उस ब्रांड को हमेशा चूज करोगे क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है वहां पे पॉजिटिव हो चुका है किसी प्रोडक्ट को लेके। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा दृष्टिकोण का संज्ञानात्मक घटक है? संज्ञानात्मक घटक यानी कि संज्ञानात्मक शब्द आ गया, इसका मतलब किसी उत्पाद के बारे में आपका कितना विश्वास है, कितना ज्ञान है, ये संज्ञानात्मक घटक कहलाता है। इसके बाद में 14, कौन सा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे मौलिक कारक है?
सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? संस्कृति। कौन सा है? संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? जैसा कि नाम से क्लियर है, परिवार सामाजिक है, संदर्भ समूह, मित्र मित्र मंडल, ये सब सामाजिक है, सामाजिक भूमिकाएं भी है, प्रेरणा ये मनोवैज्ञानिक कारक है, ना कि सामाजिक है। यहां तक के क्वेश्चन मैंने आपको बाइंग मोटिव और कंज्यूमर बिहेवियर के दिए। अब मैं आपको मार्केटिंग रिसर्च के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। विपणन अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रिसर्च क्यों की जाती है? ताकि हम मार्केटिंग के डिसीजंस ले सकें। उसके लिए हमको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, उनका विश्लेषण करना है, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके लिए हमने रिसर्च करी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सेल्स टीम के लिए तो सेल बढ़ाओगे, आप मार्केटिंग थोड़ी करोगे। और नया प्रोडक्ट, ये सब इसके लिए नहीं की जाती मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का कौन सा चरण नहीं है? कौन सा चरण नहीं है? समस्या को परिभाषित करना चरण है, योजना बनाना रिसर्च की बिल्कुल है, डेटा इकट्ठे करना है, विज्ञापन अभियान शुरू करना है। ये कोई मार्केटिंग रिसर्च थोड़ी है, तो मार्केटिंग है। क्लियर है? तो 17 का राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18, आपने प्रारंभिक जानकारी एकत्रित करना चाह रहे हो जो समस्या को परिभाषित करे। क्या करे? समस्या को परिभाषित करे और सुझाव दे। तो कौन सा रिसर्च किया जाएगा? मैंने बताया था समस्या को खोजने से रिलेटेड है, तो कौन सा अनुसंधान होगा? खोजपूर्ण अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक डेटा का स्रोत कौन सा है? प्राथमिक डेटा यानी कि खुद को आपको इकट्ठा करना है, तो घर घर जाके सर्वे करोगे। मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सब इसमें आते हैं। और एक आखिरी है बच्चों, उपभोक्ता की भावना और प्रेरणा को समझने के लिए मैंने बताया था भावना प्रेरणा अगर आपको समझनी है तो गुणात्मक अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सॉफ्ट डेटा की रिसर्च की जाती है। तो बच्चों देखो, मैंने इसी के साथ आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए और इसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए। तो आई होप आप समझे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। राधे राधे।